आज मैं जल्दी घर वापस जाऊंगा। तुम ऐसा करो, काम की डिटेल मुझे बताओ। मैं रूह को बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। शारम ने हिसर के हाथ से फाइल लेते हुए कहा, ठीक है तुम चले जाना। ये जस्टिस अहमद तैमूर के बेटे की फाइल है। मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जस्टिस अहमद तैमूर के बेटे ने नहीं बल्कि उसके किसी दोस्त ने किया है, जिसे वो बचाना चाहता है। जानता है कि वो जस्टिस का बेटा है, आसानी से निकल आएगा। उसे यकीन है कि उसका बाप उसे बचा लेगा। और जिस बच्चे का कत्ल हुआ है उसका क्या? यारम ने उसकी बात काटते हुए कहा, उसकी माँ और 4 बहनें थीं। एक भाई है जो मेंटली डिस्टर्ब है। काफ़ी गरीब लोग थे, जस्टिस ने उनकी काफ़ी मदद की है। इसे ने तफसील बताई। वैसे जस्टिस ने सब कुछ संभाल लिया है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस केस में पढ़ना चाहिए। इसे ने कहा, नहीं, जिस लड़के ने इस बच्चे को मारा है उसकी अपनी उम्र 16 साल की थी। 16 साल की उम्र में एक बच्चा कातिल बन चुका है और उसके अंदर से कत्ल करने का खौफ खत्म हो चुका है। उससे 13 साल की एक लड़के को बेदर्दी से मार डाला। अगर वो एक बार कत्ल कर सकता है तो दूसरी बार कत्ल करने में भी वो बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। उसे उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। जस्टिस का बेटा उसे अपने सर ले रहा है। वो अपनी तरफ से अपनी दोस्त की मदद कर रहा है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तुम ये सारी मालूमात इंस्पेक्टर सारिम तक पहुंचा दो। शाहरब ने कहा, लेकिन डेविल, ये सब कुछ हमने जस्टिस अहमद को अपने हाथों में लेने के लिए किया था। इस तरह से जस्टिस अहमद कभी हमारा काम नहीं करेगा। हिजर ने परेशानी से कहा, हम किसी की फैमिली को यूज़ नहीं करेंगे हिजर। तुम ये सब कुछ इंस्पेक्टर सारिम तक पहुंचा दो, आगे वो खुद संभाल लेगा, वो अपना काम समझता है। हिजर हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। वो इस वक्त दुबई के बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे जब लैला ने शोनू को वहां एक बंदे को पकड़ाने के लिए कहा, तुम इस कुत्ते को उनके हवाले कर दो, हम जब वापस आएंगे तो ले लेंगे। मॉल के अंदर कुत्ते लेके जाने की इजाज़त नहीं है। लैला ने कहने के साथ ही उसके हाथ से रस्सी थामी और उस आदमी को पकड़ाई, क्योंकि वो अभी तक इस सदमे में थी कि यारम ने कुत्ता खुद अपने घर में रखा था, इसलिए उससे बहुत एहतियात से कुत्ते की रस्सी उस आदमी को दी थी। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ फैशन क्या है। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि मर्दों को कौन सी चीज़ें मुतवज्जा करती हैं। लैला एक अंदाज से चलती हुई आगे बढ़ी। मुझे क्या ज़रूरत है किसी मर्द को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की? मुझे बस मेरे शोहर से मतलब है और किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं। और माशाल्लाह वो पहले से ही मेरी तरफ मुतवज्जा हैं। रू ने शर्माते हुए लैला को आग लगाई थी। ये तो ठीक है, मगर तुम लड़की हो तो तुम्हें फैशन को थोड़ा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डेविल तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देता, किसी से मिलने नहीं देता, अपने अलावा किसी से बात नहीं करने देता, लेकिन तुम्हें फिर भी फैशन को फॉलो करना चाहिए। लैला ने अपनी तरफ से उस पर तंज किया था। वो मुझे लेकर ना कुछ ज़्यादा ही जजी हो गए हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके अलावा किसी और से प्यार करूं। अब ये शोनू है ना, इसे लेकर मुझे डांटने लगते हैं। कहते हैं जब से ये आया है मुझे उनकी परवाह ही नहीं रही। वो अब भी शर्मा रही थी और बेदहानी में लैला को आग लगा रही थी। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ खरीद के देती हूँ जो थोड़ा फैशनेबल हो। और फिर लैला उसे मेकअप, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या खरीद कर देने लगी। जिस पर जब रू ने पैसों का नाम लिया तो लैला ने कहा वो उसके शोहर से ले लेगी। सारम कब से उन पर नजर रखे हुए था। वो कब से रू को अकेले करने के इशारे कर रहा था, जिसे समझते हुए मासूमा ने लैला को अपने साथ आने को कहा। लैला, वो ड्रेस देखो, मुझ पर सूट करेगा कि नहीं? तुम बेहतर समझती हो ना। अब मुझे क्या पता मुझ पर क्या सूट करेगा और क्या नहीं। प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। लैला जो कब से रू को साथ लिए जा रही थी, एक तरफ होकर मासूमा की बात सुनने लगी। रू, तुम वहाँ जाकर ज्वेलरी देखो, तब तक मैं मासूमा की थोड़ी हेल्प कर दूँ। उससे रू को सामने वाली दुकान की तरफ जाने का इशारा किया और खुद मासूमा के लिए कपड़ों की दुकान की तरफ आई। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रू अपने पीछे सारिम की आवाज़ सुनकर फौरन पलटी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? रास्ता छोड़े मेरा। वो जाने लगी तो सारिम उसके रास्ते में हाइल हो गया। देखिए भाभी, आप मेरे लिए बहुत इज्जत की हामिल हैं। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ। यकीन कीजिए मैं दिल से आपको भाभी मानता हूँ। मैं आपके घर आना चाहता था, लेकिन यारिम ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने आपके घर जाने की कोशिश की तो वो मेरी मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ेगा। भाभी प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करें, वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। प्लीज़ खुदा के लिए मेरा यकीन करें। शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मेरा रास्ता छोड़े। रू ने उसकी बात काट कर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और आगे पीछे नसें दौड़ाकर लैला को देखने लगी। ठीक है, आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? आप ना करें मेरा यकीन, लेकिन फिर भी आपको सच्चाई बताना मेरा फ़र्ज़ है। वो शख्स दुबई का डॉन है, इसलिए लोग उसे डेविल कहकर पुकारते हैं।
मेरी बात सुने भाभी। रू उसकी बात पर कान धरे बगैर आगे बढ़ने लगी। जब सारिम ने उसका हाथ थाम लिया, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। मैं उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा बचपन का दोस्त एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारे। वो एक बहुत ही खतरनाक शख्स है, या शायद दरिंदा कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पूछें अपने शौहर से, क्या उसने अपने बाप का कत्ल नहीं किया? वो खुद आपको बताएगा कि किस तरह से अपने बाप को मारकर उसने अपनी माँ को इस केस में फंसाया था। मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा। आपको मुझ पर यकीन नहीं करना ना करें, लेकिन खुदा के लिए अपने शौहर से एक बार पूछ कर उन लोगों को इंसाफ ज़रूर दिलवाएं जो आपके शौहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल हो चुके हैं। रू, चलो यहाँ से। ना जाने लैला कब उसके पीछे आकर खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ घसीटने लगी। रू, तुम्हें इस आदमी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डेविल को फंसा रहा है और कुछ नहीं। चलो हम वापस चलते हैं। वो रास्ते में कुछ नहीं बोली, लेकिन लैला उसे यकीन दिलाती रही कि यारम को सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। जबकि मासूमा परेशान बैठी हुई थी, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि सारिम कुछ ऐसा करने वाला है। रू जब घर पहुंची तो दरवाज़ा पहले से खुला था, जबकि लैला का अभी वापस जाने का इरादा ना था। वो यारम को सारी सिचुएशन बताकर वापस जाना चाहती थी। दरवाज़ा खुला देखकर रू परेशान हो गई, लेकिन अंदर आते ही जो थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ा था, उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार ना थी। वो लड़खड़ाकर दरवाजे से जा लगी। किसके साथ गई थी तुम बाहर? समझ नहीं आता कि इस शहर में मेरे कितने दुश्मन हैं। पिछले आधे घंटे से हर फ्लैट का दरवाज़ा खटखटा कर पूछा मैंने इस बिल्डिंग का कि मेरी बीवी कहाँ है। क्यों गई थी तुम बाहर? समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ। रू दरवाजे के साथ डरी सहमी खड़ी थी। वो जो बेहतियारी में आज दूसरी बार उस पर हाथ उठा गया था, परेशानी से आगे बढ़ा। वो गुस्से में था, लेकिन उसका मकसद ऐसा करने का हरगिज़ ना था। हाँ, शायद उसे अभी तक पता नहीं था कि मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है। जबकि रू के कान में सिर्फ सारिम के अल्फाज गूंज रहे थे। आपका शोहर दुबई का डॉन है। आपका शोहर एक गुंडा है। मासूम लोगों का कातिल एक दरिंदा है। अपने ही बाप का कातिल, अपनी माँ को फंसाने वाला। अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे, जबकि अगले ही लम्हे वो ज़मीन बोस हो चुकी थी। रू उसके सामने दरवाजे से लगी ज़मीन पर पड़ी थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसका गाल थपथपाने लगा। रू, क्या हुआ है तुम्हें? बोलो कुछ। क्या हुआ है तुम्हें? रू मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है इसे? अब वो लैला की तरफ देखकर चिल्लाया था। मैंने कुछ नहीं किया डेविल, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। लैला फुकलाकर उसकी तरफ आई थी और जल्दी से रूह को देखने लगी। लैला, अगर मेरी रूह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और तुम्हारी सोच से ज़्यादा खतरनाक मौत मिलेगी तुम्हें, ये बात याद रखना। डेविल, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। रूह बिल्कुल ठीक थी मेरे साथ। हमने तो रास्ते में कुछ खाया भी नहीं। उसने मासूमा की तरफ देखा जो दरवाजे के साथ खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई। रूह प्लीज़ आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? सर, हमने रूह को कुछ नहीं किया। रूह बिल्कुल ठीक थी हमारे साथ, पर पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया है। मासूमा परेशानी से बोली थी। मासूमा, डॉक्टर को फ़ोन करो। लैला ने डेविल को रूह के लिए इतना टची देखा तो वो मासूमा को कहने लगी, खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जल्दी फ़ोन करो डॉक्टर को। वो चिल्लाई थी। मेरे पास डॉक्टर का नंबर कहाँ से आया? मासूमा परेशानी से बोली। ओह गॉड, ये पकड़ो मेरा फ़ोन और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। उसे फ़ोन पकड़ाते एक बार फिर से रूह की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। डेविल, इसे उठाओ, यहाँ से रूम में लेकर चलो, मैं पानी लाती हूँ। पता नहीं मेरी रूह को क्या हो गया है, शारम बहके बहके अंदाज से बोला था। डेविल, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। इसे उठाओ, यहाँ से तुम रूम में लेके जाओ, डॉक्टर आ रहा है। उसे जल्दी से मासूमा के हाथ से अपना फ़ोन छीना और खुद नंबर मिलाने लगी। इसे रूम में लेके जाओ, कुछ नहीं होगा इसे, ट्रस्ट मी। लैला फ़ोन पर डॉक्टर से बात करते हुए किचन की तरफ आ गई थी, जबकि यारम रूह को उठाए बेडरूम में ले आया था। जबकि मासूमा वहीं खड़ी सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ है उसमें रूह की तो कोई गलती नहीं। सारिम कैसे एक मासूम इंसान के साथ ऐसे कर सकता है? मुझे बस इतना बताओ कि तुमने रूह को क्या कहा है? वो यहाँ बेहोश पड़ी है और डेविल भुखलाया हुआ है। अगर उन्हें पता चला कि ये सब कुछ तुमने किया है तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे, और उन्हें पता चलने वाला है, ये बात याद रखना। मैं तो उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मगर लैला वो उन्हें सब कुछ बता देगी। फिर तुम अपने इंजाम के लिए तैयार रहना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने रूह को क्या बताया है। देखो सारिम, जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर रूह को कुछ भी हो गया तो तुम नहीं बचोगे। तुम कहते हो कि डेविल सर तुम्हारे बचपन के दोस्त रहे हैं,
फिर तुम उनको मुझसे बेहतर जानते होगे। मासूमा गुस्से से बोली थी। क्या हुआ है उसे? मैंने तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। कहीं डेविल ने उसे भी? ऐसा नहीं हो सकता। डेविल सर उससे मोहब्बत करते हैं और उसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं देती। उसकी बात काटते हुए जल्दी से बोली और बात खत्म करके फ़ोन काट चुकी थी। वो जैसे ही पलटी सामने किसर खड़ा था। किससे बात कर रही थी तुम? किसर ने पूछा। वो मैं दरअसल मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। वो बामुश्किल मुस्कुराई थी। अम्मी से इस तरह से बात की जाती है? इसे दोनों हाथ सीने पे बांधे उसके सामने खड़ा था। हाँ वो मैं। शारिफ, आप दोनों यहाँ कब आए? उससे बात बदलना चाही और साथ पीछे खड़े शारिफ को आवाज़ दी, जो बाहर गाड़ी रोककर अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। लैला ने हमें कॉल की थी कि रूह बेहोश है। क्या हुआ है उसे? वो उससे पूछने लगा। मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी पाकिस्तान में। उसे हिजर को देखते हुए कहा। पता नहीं उसे क्या हुआ है। चलो चल के देखते हैं। उसे शारिफ को चलने का इशारा किया तो वो आगे चल दिया। तुम्हें अम्मी से बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है मासूमा। माँ से इस तरह बदतमीज़ी से बात नहीं की जाती। वो उसे जताते हुए बोला और मुस्कुरा कर आगे चल दिया। जबकि उसकी बात सुनकर मासूमा अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो उसकी और सारिम की मुकम्मल बात सुन चुका है। डॉक्टर आया और रूह को चेक किया। इन्होंने किसी बात की टेंशन ली है? कोई बात है जो उनके सर पे सवार हो चुकी है? ऐसा कहना बेहतर होगा कि इनका ज़हन उस बात को कबूल नहीं कर पा रहा और टेंशन लेने की वजह से ये बेहोश हुई हैं। आप कोशिश करें कि उन्हें हर किस्म के स्ट्रेस से दूर रखें। ये जितनी टेंशन लेंगी उतनी ही बीमार होंगी और जिस्मानी तौर पर ये बहुत कमज़ोर हैं। आप इनकी खुराक का खास ख्याल रखें। मैं आपको दवाई लिख के दे जा रहा हूँ, पर एक बार इनको अस्पताल में भी चेकअप करवा लीजिएगा। डॉक्टर उसे तफसील बताकर अपना बैग उठाने लगा। ये उनका क्राइम डॉक्टर था जो अक्सर उनके केस हल करता था। किस बात की टेंशन हो सकती है रूह को? शारिफ डॉक्टर को नीचे छोड़ने गया था जब हिसन ने उससे पूछा। मुझे नहीं पता। मैं तो इसे सरप्राइज़ देने के लिए जल्दी घर वापस आया था। यहाँ देखा तो कोई था ही नहीं। वो लैला और मासूमा के साथ बाहर गई थी। वापस आई तो मुझे उलझी हुई लग रही थी, लेकिन मैंने अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया। लेकिन हिजर, ये थप्पड़ की वजह से नहीं हुआ। लैला और मासूमा कहाँ हैं? उससे पूछा। बाहर बैठी हैं। हिसन ने बाहर की तरफ इशारा किया, जबकि वो फ़ौरन ही बाहर निकल आया था। मैं दूसरी दुकान में थी मासूमा के साथ। इंस्पेक्टर सारिम था वहाँ। मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर सारिम ने उससे क्या कहा, लेकिन रूह को देखकर मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो उससे तुम्हारे खिलाफ कुछ बकवास कर रहा था। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे अपने साथ ले आई, यहाँ तक कि गाड़ी में भी उसे समझाती रही कि इंस्पेक्टर सारिम सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम उसे अपने साथ लेकर ही क्यों गई थी? वो गुस्से से दौड़ा था। उसे बताने के लिए कि मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, उस पर यह ज़ाहिर करने के लिए कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ जचे। मैं उसे ये बताना चाहती थी कि एक खूबसूरत मर्द के साथ एक खूबसूरत औरत अच्छी लगती है और खूबसूरती का मासूमियत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं उसे बताना चाहती थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उसे बताना चाहती थी कि चटाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं? लैला दूर ज़मीन पर गिरी थी। यारम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन हिसन ने उसे थाम लिया। अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता ना हिजर, तो मैं इसे जान से मार देता। उसकी तरफ देख कर दौड़ा था। डेविल, मेरी बात सुनो। ये सही वक्त नहीं है। हम बाद में देखेंगे इनको। वो उसे समझाने लगा। फिलहाल तुम रूह के बारे में सोचो। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा, और अगर होश में आने के बाद उससे तुम्हें इस तरह देखा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। और हम ये भी तो नहीं जानते कि सारिम ने उसे क्या कुछ बताया है। अभी सब्र से काम लो। तुम दोनों निकलो यहाँ से। वो मासूमा और लैला की तरफ देखकर बोला था। जाओ यहाँ से। वो फिर से बोला तो लैला फ़ौरन वहाँ से निकलने लगी। उसे ज़्यादा देखकर मासूमा भी उसके पीछे आई। एक बात याद रखना, अगर रूह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा लैला। वो उसे ज़्यादा देखकर बोला था। उसे कुछ नहीं होगा डेविल, क्योंकि आज मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि मैं चाहे मरकर भी वापस आऊँ तब भी तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊंगी। इतने सालों में सिर्फ मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैंने कभी तुम्हें किसी से मोहब्बत करते नहीं देखा। आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत देखी है। वो लड़की तुम्हें खुद से इश्क करने पे मजबूर कर गई, तो फिर मुझे भी तो ये बात माननी पड़ेगी कि उस लड़की में कुछ तो ऐसा था जो मुझ में नहीं। तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, शायद इस मोहब्बत से ज़्यादा जो मोहब्बत तुमसे मैं करती हूँ। और यकीन करो, अगर तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मर जाऊंगी। तुम्हारी रूह
वो मुस्कुराई मगर आंसू उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे। तुम्हारी मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। लैला अपने आंसू साफ करती वहां से बाहर निकल गई। रूह को होश आया तो यारम उसके करीब बैठा था। रूह को वो बिखरा बिखरा महसूस हुआ। यारम, इंस्पेक्टर कह रहा था। रूह उठकर बैठने लगी जब यारम ने उसे अपने सीने में खींच लिया। बकवास करता है, वो सब झूठ है। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? रूह, तुम मेरी बात सुनो, यकीन करो। सब मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं नहीं जानता मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। बस वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन तुम मेरा यकीन करो। मुझे लैला ने बताया कि इंस्पेक्टर सारिम तुमसे मिला है। वो मेरे खिलाफ झूठे सबूत बनाकर मुझे फंसाना चाहता है। वो बहुत चालाक आदमी है, वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। वो तुम्हारा सहारा लेकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। यकीन है ना मुझ पर तुम्हें? वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें यकीन है ना अपने यारम पर? वो उसका चेहरा थामे उससे पूछ रहा था। यारम, वो कह रहा था कि आपने अपने बाबा को। बकवास कर रहा था, वो झूठ बोल रहा था। झूठ है सब। शारम ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम बस मेरा यकीन करो, सब झूठ बोलते हैं। हर कोई तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। वो एक बार फिर से अपने सीने में भींच गया था। तुम मुझ पर यकीन करोगी ना रूह? तुम्हारा यारम ऐसा नहीं है। तुम्हारे यारम ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना रूह? वो ऐसे ही बैठा उसे अपने सीने से लगाए पूछ रहा था। वो इंस्पेक्टर आपसे जलता है, आपकी कामयाबियों से जलता है। जलने वाले लोग ऐसा ही करते हैं। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों पर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। भला अपने बाप को कोई मार सकता है? वो उसके सीने में मुंह छुपाए बोल रही थी, जबकि रूह की इस बात ने यारम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। पता है वो और क्या क्या बकवास कर रहा था। वो कहता है कि आपने अपनी माँ को फंसाया, अपने पापा को कत्ल करके। कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकता है क्या? झूठा कहीं का। रूह बोले जा रही थी और वो उसे अपने सीने से लगाए सुने जा रहा था। मेरे यारम ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे आप पर पूरा यकीन है। आप इतने अच्छे हैं, आप भला किसी की जान ले सकते हैं क्या? वो घटिया आदमी आपको दरिंदा कह के बुला रहा था। मतलब समझता है दरिंदे का? मुझे जिंदगी में किसी से नफरत महसूस नहीं हुई, मगर ये आदमी बहुत बुरा है। थोड़ी देर उसके सीने में ऐसे ही सर दिए अचानक उसे शोनू का ख्याल आया। यारम, शोनू कहाँ है? वो उसके सीने से मुंह निकाल कर बोली। बाहर हिजर और शारिफ के पास है। शारम ने बताया। क्या? हिजर भाई और शारिफ भाई आए हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? हाय, आज तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं उनके खाने के लिए। अब मेरे भाई क्या मेरे घर से भूखे जाएंगे? वो तेजी से उठने लगी। शारम ने उसका इरादा जानकर उसे खींचकर बेड पर बिठाया। मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूंगा, तुम रेस्ट करो। उसे जबरदस्ती बेड पर लिटाकर बाहर निकल आया। वो बाहर निकला। शारिफ और इज़्ज़त दरवाजे के बाहर बेताबी से टहल रहे थे। उसे देखते ही लपक कर उसके पास आए। क्या रूह भाभी को सब कुछ पता चल गया? क्या उनको तुम्हारे काम के बारे में पता चल गया? क्या वो जानती हैं कि हम क्या करते हैं? क्या सारिम ने सब कुछ बता दिया? कभी इज़्ज़त तो कभी शारिफ सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। सुकून का सांस लो, उसे कुछ भी पता नहीं है। हाँ, सारिम ने उसे सब कुछ बता दिया था हमारे बारे में। लेकिन ये अलग बात है कि उससे सारिम से ज़्यादा मुझ पर भरोसा किया है। मैंने उसे बता दिया है कि ये सब झूठ और इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं। सारिम मुझे फंसाना चाहता है और उसे मेरी हर बात पर यकीन है। सारिम को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस बार उसने मेरी ज़िंदगी पर हमला किया है। मैंने कहा था, मैंने उसे वार्न किया था कि मेरे घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। शारम को सारिम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे हम संभाल लेंगे, फिलहाल तुम भाभी को संभालो। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। ईसन ने उसे कंधे पे हाथ रखकर कहा। मेरे ख्याल में तुम्हें सब कुछ उसे बता देना चाहिए डेविल। आज नहीं तो कल सब कुछ जान जाएगी। इससे पहले कि उसे किसी और से पता चले और उसके सामने झूठे साबित हो तुम। तुम्हें चाहिए कि खुद ही उसे सब कुछ बता दो और उसके बाद उसे हमेशा के लिए खो दो, है ना? शारम ने शार्फ की बात काटते हुए कहा। ये मेरा मामला है और मैं संभाल लूंगा। तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऑर्डर करो, खाना खा के जाना। इस तरह से भूखे जाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। शारम ने हुक्म दिया था। शुक्र है हमें भी इस घर से कुछ नसीब हुआ, वरना भाभी से पहले तो तुम हमें भूखा ही भेजते थे। शारिफ ने ऊपर की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। और भी कुछ खाना है? शारम ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर सामने किया। नहीं नहीं, हम सिर्फ खाना खा के जाएंगे। स्वीट डिश की जरूरत नहीं है। शारिफ ने उसके हाथ अपने से दूर करते हुए कहा। सुबह रूह की आंख खुली तो शारम उसके साथ नहीं था। एक नज़र पूरे कमरे पर डालकर उठकर बाहर आई। उसका इरादा शोनू के पास जाने का था।
ये क्या, यारम सुबह सुबह ही चले गए, नाश्ता भी नहीं किया। अभी उसे दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा ही था, किचन से आवाज़ आने लगी। शोनू तो किचन में जाता नहीं था, यकीनन यारम ही होगा। वो इस तरफ आई तो यारम खड़ा नाश्ता बनाने में मसरूफ़ था। यारम मैं उठ तो गई थी, आप हटिए पीछे, मैं बनाती हूँ। वो उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए बोली। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, और मैं भी बिल्कुल डॉक्टर की तरह ही सोचता हूँ। बहुत कमज़ोर होती जा रही हो, कुछ खाया पिया करो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरे पास जो मुझे मेरे यारम कहकर बुलाएगा और मेरे डिम्पल से प्यार करेगा। यारम ने उसका गाल चूमते हुए कहा और उसके हाथ से कप ले लिया। आपको काम पे जाने के लिए देर हो रही है, लाइए दीजिए, मैं बनाती हूँ। रू ने एक बार फिर नाकाम सी कोशिश की। आराम से बैठ जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं काम पर नहीं जाऊंगा। शारम ने चाय कप में उंडेलते हुए कहा। इतने में उसका फ़ोन बजने लगा। उसे रू को फ्रेश होने के लिए भेजा और फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। देखा तो हिजर उसे कॉल कर रहा था। वो एक हाथ से नाश्ते की ट्रे उठाकर बाहर आया, दूसरे हाथ में फ़ोन पर हिजर से बात करने में मसरूफ़ हो चुका था। वो भी छोटे छोटे कदम उठाती रूम में आई। तुम कब तक आओगे डेविल? हमें विक्रम दादा को रिसीव करने के लिए भी जाना है। सर ने कहा। तुम और शारिफ चले जाओ, और हाँ, मासूमा को भी साथ ले जाना। मैं आज नहीं आ सकता। जब तक रूह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं आऊँगा। डेविल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है विक्रम दादा तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आए हैं, और तुम एयरपोर्ट रिसीव करने भी नहीं जाओगे, कितना बुरा लगेगा उन्हें। हिजर ने परेशानी से कहा। मेरी बात सुनो हिजर, रूह से ज़्यादा मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और रूह की तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं आ सकता, तुम संभाल लो सब। वो इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि रूह मुंह हाथ धोकर वापस आई थी। बैठो और खाओ। शारम ने उसके लिए कुर्सी घसीट कर उसे बिठाया और उसे अपने हाथ से नाश्ता करवाने लगा। शारम, आपके वालिदैन कहाँ हैं? नाश्ते के दौरान अचानक सवाल पे शारम के हाथ रुके थे। फिर उसके चेहरे पर खुशी नजरों से कुछ देखने लगा, लेकिन वहाँ सवाल भरोसे की और कुछ ना था। फिर संभल कर बोला। मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है, और माँ पाकिस्तान में रहती हैं। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें यहाँ ले आऊँ, लेकिन वो यहाँ नहीं आना चाहती। उन्हें अपना वतन बहुत अजीज है। शारम के लहजे में अपनी माँ के लिए प्यार ही प्यार था। यारम, मेरी उनसे बात करवाए ना। पता नहीं रूह को क्या सूजी की फरमाइश कर बैठी। वो मुझसे बात नहीं करती। वो मेरे यहाँ रहने पर मुझसे नाराज़ थी, और मेरे यहाँ रहने की वजह से वो मुझसे रूठी हुई हैं। मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती वो। यारम मुस्कुराया था। आप मुझे उनसे मिलवाइए ना, मैं मनवा लूंगी। रूह ने यकीन से कहा। मुंह खोलो और खाना खाओ, बहुत बातें करने लगी हो। खाते हुए सो बातें, सोते हुए बातें, ड्राइविंग में बातें। तुम्हारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती क्या? उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाते थोड़ा की बातों में लगाने में कामयाब हो चुका था। आज अपनी माँ के बारे में बात करते वो कितना बेसुकून था, कि वो ही जानता था। चाहकर भी रूह को नहीं बता पाया कि उसके इस काम की वजह से उसकी माँ उसके पास नहीं रहती। डेविल कहाँ है? तुम लोग मुझे ठीक से बता क्यों नहीं रहे? एक तो वो मुझे लेने एयरपोर्ट नहीं आया, जबकि वो जानता है कि मैं उसके भरोसे यहाँ आया हूँ। वो इतना तो गैर जिम्मेदार कभी ना था। विक्रम दादा अभी आकर डेविल के ऑफिस में उसकी सीट पर बैठा था। ये हिम्मत सिर्फ दादा में थी। दादा, आप आराम करें। डेविल से आपकी इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी। वो कोई ज़रूरी काम निपटाने गया है। मुझसे भी ज़रूरी उसके लिए कोई काम है? हैरत है वैसे। उसे मेरा पैगाम दे दो कि मेहमानों से ज़रूरी और कुछ नहीं होता। दादा मुस्कुराए थे। जी दादा, जो हुक्म। शारिफ इतना कहकर चला गया। तुम लोगों की टीम में तो एक लड़की भी थी ना? जब पिछले साल मैं आया था वो तुम लोगों के साथ थी, वो भी आज यहाँ नहीं है। पसंद करती है ना डेविल को? दादा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, दरअसल वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज छुट्टी पर है। ईसन ने बात संभालते हुए कहा। और वो तैमूर को जो मेरे आदमी के खिलाफ सबूत मिले हैं, उसका क्या? दादा ने पूछा। आप फिक्र ना करें, हम उसका हल निकाल चुके हैं। ईसन मुस्कुराया था। डेविल के कहने पर वो सारे सबूत इंस्पेक्टर सारिन तक पहुंचा चुका था, और उसके बेटे के दोस्त को सजा भी हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी डेविल ने कुछ ऐसा ढूंढ लिया था कि दादा का आदमी आसानी से निकल आए। डेविल ने राशिद के भाई वसीम को क्यों मारा ये तो मैं जानता हूँ। कोई बहुत बड़ी वजह होगी, लेकिन फिर भी इतनी बेदर्दी से मारा। मुझे डेविल से बात करनी है, उसे बुलाओ यहाँ। जो भी ज़रूरी काम है बाद में कर लेगा। फिलहाल उसे कहो सबसे ज़रूरी काम उसका यहाँ होना है, अपने दादा के पास। इसे हाँ में गर्दन हिलाकर चला गया। 1000 बार कहने के बावजूद शारम ने बाहर से खाना ऑर्डर किया था। यारम, क्या हो गया है? अब मैं इतनी बीमार नहीं हूँ। आपने तो मुझे सदियों का बीमार कर दिया है। रू रूठे हुए लहजे में बोली। आज
उसने बिल्कुल शोनू के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यार अब अपने होते हुए शोनू का जिक्र बर्दाश्त नहीं करता। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाया। हालत देखो अपनी, इतनी कमज़ोर हो तुम। हाँ पता है, हवा आकर मुझे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। उससे यारम की कई बार कही हुई बात दोहराई। इसलिए तो कहता हूँ, जब बाहर निकलो तो मेरा हाथ पकड़ कर जाया करो, मुझे साथ ले जाया करो। हवा का कोई भरोसा नहीं है। वो मुस्कुराया था। यारम मुझे फातिमा बीबी से बात करवाएं। अब तक तो उन्होंने अम्मी का नंबर ले लिया होगा। वो जो कई दिनों से बात करना चाहती थी, आज उसका अच्छा मूड देखकर कर ही डाली। बेबी, इस वक्त मेरी और तुम्हारी बात हो रही है। फिलहाल छोड़ दो, सबको मेरे बारे में बात करो। वो उसे मज़ीद अपने करीब खींचते हुए बोला, आपके बारे में ना? तो ठीक है, मुझे अपनी अम्मी से बात करवाएं। वो ज़िद्दी अंदाज से बोली। शारम ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, कोई नंबर ढूंढा और डायल करके उसके हाथ में पकड़ाकर उठ गया। बात करो, तुम्हारी फातिमा बीबी का नंबर है। तुम्हें फ़ोन करने के बाद जाने कितनी बार उन्होंने इस नंबर पर फ़ोन किया, बिज़ी होने की वजह से मैं उठा नहीं सका। आज तुम बात कर लो, 10 मिनट में बात खत्म हो जानी चाहिए। आज का दिन सिर्फ मेरा है, जल्दी करो। कहकर बाहर चला गया, जबकि रूह अब फातिमा बीबी से बात कर रही थी। रूह मेरी जान, मेरे बच्चे, कैसी है तू? कितनी बार तुझे फ़ोन किया मगर किसी ने उठाया ही नहीं। फातिमा बीबी ने उसका हाल और खैरियत पूछने के बाद कहा, फातिमा बीबी, ये मेरे शोहर का नंबर है, वो बिजी थे ना, इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठा पाए। आज भी मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए वो घर पर रुक गए हैं। तब आपसे बात हो पा रही है। ख्याल रखता है वो तेरा? कैसा है? गुस्सा तो नहीं करता? हाथ तो नहीं उठाता तुझ पे? उनके लहजे में माँ वाली फिक्र थी। रूह बेख्तियार मुस्कुराई। काश ये औरत सच में मेरी माँ होती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पता है, जरा सी बीमार हो जाऊं तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते। सर पे सवार होकर जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। रूह शर्माते हुए बता रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों में ऐसे ही प्यार कायम रखे। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मुझे यकीन था तेरी मासूम शक्ल तेरे शोहर को किसी दूसरे के पास नहीं जाने देगी। इसीलिए तो अल्लाह ने तुझे इन जाहिल लोगों से निकाला। अल्लाह तेरे शोहर के दिल में तेरी मोहब्बत की और बरकत डाले। यहाँ का तो हाल बहुत बुरा है बेटी। तेरी बहनें पैसों में खेल रही हैं। ना जाने इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया। तेरी माँ तो रोज़ रोती है, कहती है कोई बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। तेरी बहनें तो रात घर वापस ही नहीं आती। फ़ोन नंबर ले लिया था मैंने, कॉपी पेंसिल उठा तो तुझे लिखवा देती हूँ। उनके कहने पर उससे फ़ौरन ही यारम की कोई पास पड़ी काम वाली फाइल निकाली और उसके पास पड़ी पेंसिल से लिखने लगी। फ़ोन बंद करने के बाद शारम एक बार फिर से दूध का गिलास और मेडिसिन लिए उसके सर पे खड़ा था। यारम, मैं ठीक हो चुकी हूँ, उसने जल्दी से कहा। जानता हूँ, लेकिन ये कोर्स तुम्हें पूरा करना होगा ताकि तुम फिर से बीमार ना हो। ज़बरदस्ती खुद ही अपने हाथ से उसके मुंह में दबा रखता तो दूध पिलाने लगा। वैसे ये दूध कितने मज़े का होता है ना। रूह को वाकई दूध बहुत पसंद था। अच्छा, ऐसी बात है तो ये पूरा ग्लास ख़त्म करो और रोज़ रात सोने से पहले पिया करो। शारम ने बाकी बचा हुआ दूध भी उसे पिलाया। अब तुम आराम करो। उसका माथा चूमकर उठने लगा। रुकिए यारम, मुझे अम्मी से बात करनी है। ये मैंने नंबर ले लिया। तुमने इस फाइल पे नंबर लिख दिया? शारम ने फाइल देखते हुए कहा। उसके चेहरे से परेशानी साफ साहिर थी। क्या हुआ यारम, मैंने कोई गलती कर दी? सॉरी, मुझे नहीं पता था ये कोई ज़रूरी पेपर है। मुझे लगा इतने दिनों से यहाँ पड़े हैं, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। इससे पहले कि रूह अपने रोने का शुगल जारी करती, शारा मुस्कुरा दिया। तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और ये काम हर 2 मिनट के बाद शुरू मत कर दिया करो। उससे उसका चेहरा साफ करते हुए कहा। अम्मी से बाद में बात कर लेना, पहले मैं ज़रा ऑफिस फ़ोन कर लूँ। उससे कंबल ठीक किया और फ़ोन उठाकर बाहर आ गया। डेविल, प्लीज़ यहाँ आ जाओ। दादा ने कहा है कि वो तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आए थे। उन्हें बहुत बुरा लगा है तुम्हारा यहाँ ना होना। हिजर ने परेशानी से बताया। हिजर, तुम्हें एक बात समझ नहीं आई? मैं बता चुका हूँ, रूह की तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ सकता। इतना सा काम तुम संभाल नहीं सकते। दादा की खिदमत में कोई कमी ना रहे। डेविल ने ऑर्डर दिया। मेरी बात सुनो डेविल, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी है। रूह अब ठीक है। हिजर ने समझाने की कोशिश की। रूह ठीक नहीं है, अगर वो ठीक होगी तो मैं खुद ही आ जाऊंगा और अब बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। डेविल फ़ोन बंद कर चुका था। हिजर ने फ़ोन देखकर एक सर्द आह भरी और लैला का नंबर मिलाने लगा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हिजर ने पूछा।
मोहब्बत में हारे हुए लोग कैसे होते हैं हिजर? लैला ने सवाल किया। शायद मेरे जैसे, हिजर ने कहा। हिजर, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। लैला ने समझाने की कोशिश की। मैं जानता हूँ लैला, तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती। और मैंने कब तुमसे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो? मेरी मोहब्बत में उम्मीद मोहब्बत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि तुमने डेविल के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। अगर तुम उसके अलावा नज़र घुमाकर कहीं और देखती तो शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर आती। अपना ख्याल रखना। इसे फ़ोन बंद करने लगा था। तुम्हारा शुक्रिया। तुमने कल रात मेरा बहुत ख्याल रखा है। कल रात शायद नशे में कोई भी मेरा फ़ायदा उठा सकता था। अगर तुम वहाँ ना आते तो। लैला ने बात अधूरी छोड़ दी। मोहब्बत की इज्जत की हिफाजत करना हर मोहब्बत करने वाले पर फ़र्ज़ है। इज़र ने कहा। एक बात पूछूं? इज़र उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। पूछो। एक तरफा मोहब्बत ऐसे ही तकलीफ देती है क्या? लैला का लहजा बिखरा हुआ था। इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ देती है। तुम्हें ये तकलीफ सहते हुए सिर्फ 1 माह हुआ है। मैं ये तकलीफ 6 सालों से सह रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास तो ऑप्शन अब भी मौजूद है। जब सब राह बंद हो जाए तब भी हिजर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ होगा। खून बंद हो चुका था और लैला उसके लफ्ज़ों में खोई अब ये सोच रही थी कि ये शख्स आखिर उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। उसने तो कभी उसके बारे में सोचा तक ना था, कभी उसे मुड़कर देखा तक ना था। वो तो सिर्फ डेविल के बारे में सोचती थी, उसे देखती थी। लेकिन कल रात डेविल की मोहब्बत का शौक मना रही थी। वो इतनी नशे में थी कि अपना आप तक नहीं संभाल पा रही थी। ऐसे में हिजर सारी रात उसके साथ उसके सर पर खड़ा रहा, एक लम्हे को भी उसको तनहा ना छोड़ा। और अब सारी रात का थका ऑफिस में काम कर रहा था। कल रात हिजर ने पहली दफ़ा उसे कहा कि वो उससे मोहब्बत करता है, उसके लिए परेशान रहता है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है शायद उतनी ही जितनी वो डेविल से करती है। मुझे पता था आप इसे ले आएंगे, ये कितना प्यारा है। रू ने उस आदमी की तरह उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। रू, इसे नीचे करो, क्या कर रही हो? नीचे करो इसे। जहर लगती हैं मुझे ये हरकतें। क्यों जहर लगती हैं? इतना प्यारा सा तो है। मैं इसे यहीं बिठाऊंगी अपने साथ। रू ने उसके साथ खेलते हुए कहा। रू, ये वहां जाएगा जहां बाकी लोगों के जानवर बैठते हैं। इसे इस तरह से अपनी गोद में बिठाना अलाउड नहीं है। ये वहां अकेले डर जाएगा ना? रू ने मासूमियत से कहा। बेबी, ये डॉग है, ये नहीं डरेगा। डॉग बहुत बहादुर होते हैं। तुम बेफिक्र होकर इसे एरोस्टेस के हवाले कर दो। यारम ने उसकी बात सुने बगैर पास खड़ी लड़की को इशारा किया, जो फौरन उसके इशारे की तकमील करते हुए कुत्ता उसकी गोद से उठाकर ले गई। यारम, ऐसे कैसे मुझसे पूछे बगैर ले गई? उसे बुलाएं वापस। रूह जिद्दी अंदाज में कहा। बेबी, अब क्या हम एक कुत्ते के लिए लड़ेंगे यहाँ पे? यारम ने उसे देखते हुए समझाने की कोशिश की। उससे बार बार कुत्ता मत कहें, वो मेरा शोना है। रू ने मुंह बनाकर कहा। वाह बेबी, नाम भी रख लिया है इतना जल्दी, शोनू। यारम ने हंसते हुए कुत्ते का नाम दोहराया। यारम, आपने उस आदमी को कैसे बनाया शोनू के लिए? थोड़ी देर के बाद रू सब कुछ भूल भुलाकर उससे पूछने लगी। पैसा सबको मना लेता है बेबी। यारम ने बस इतना ही कहा। यारम, आपको शोनू के लिए पैसे देने पड़े? मेरी वजह से आपके पैसे ज़ाया हो गए। किसी अहम काम में आ जाते। रू उदासी से बोली। यारम के लिए रू से ज़्यादा अहम और कुछ भी नहीं है, अपनी जान भी नहीं। यारम ने उसके हाथ अपने सीने पे रखते हुए कहा। फिर भी बहुत ज़्यादा पैसे लिए होंगे उसने। कितने पैसे लिए उसने? 30,000। 30,000? यारम, आपने इतने पैसे क्यों दिए उसे? उसे समझ कर रखा है बहुत अमीर है हम। एक बार मुझे मिल जाए, जान से मार दूंगी उसे। एक छोटे से पपी की कीमत 30,000 रुपये? हद हो गई। 30,000 में तो महीने का राशन आ जाता है घर में। रूह ने परेशानी से कहा, जबकि यारम शुक्र मना रहा था कि उसे 30,000 धर्म नहीं कहा। वो इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर थे। हिजर पहले ही उनका इंतजार कर रहा था। यारम, वो लोग अपने आप ही हमें शोना को वापस कर देंगे या हमें पूछना पड़ेगा? 11.5 घंटे के सफ़र में रू ने अगर उससे कोई बात की थी तो वो उसके शोना के बारे में ही थी। वो अपने आप ही वापस दे देंगे। यारम ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाते हुए कहा। यारम, शोनू कहाँ रहेगा? हमारे साथ हमारे रूम में या फिर दूसरे रूम में? उसके साथ चलते हुए पूछने लगी। वो हमारे कमरे में क्यों रहेगा? और वो दूसरे कमरे में भी क्यों रहेगा? अब क्या हम उसे अलग से एक बेडरूम देंगे? यारम हैरानगी से पूछ रहा था। यारम, अब हम उससे यूं ही तो नहीं छोड़ सकते। जानवरों से प्यार करना चाहिए। और ऊपर से आपने इतने पैसे देकर खरीदा है उसको।
उस आदमी ने तो हमें लूट लिया। अगर कभी ज़िंदगी में मेरे हाथ चढ़ गया ना तो आपके पैसे वापस ज़रूर निकलवाऊंगी। अच्छी लूट मार मचा रखी है इन लोगों ने। 30,000! किसी गरीब से पूछे 30,000 की क्या अहमियत होती है। आपका भी अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब वो जहाज से नीचे उतरने लगे थे। रू, मेरे पास बहुत पैसे हैं। 30,000 दे देने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम मेरा असासा हो। तुम्हें खो दिया तो गरीब हो जाऊंगा। वो मुस्कुराया था, जबकि उसकी बात पर रू शर्माई थी। आप भी ना यारम, कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। रू शर्माते हुए आगे बढ़ी, जबकि यारम ने वो कुत्ते वाली बास्केट पकड़ी और रू के पीछे आया। इस सफ़र में सबसे खास बात ये हुई थी कि रू को डर नहीं लगा था। बस जहाज़ के परवास भरते हुए वो यारम के सीने में मुंह छुपा गई थी। इसे पहले से ही उनके इंतज़ार में था। रू ने उसे हाथ हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो तेज़ी से आया और उसके हाथ इसे पहले से ही उनके इंतज़ार में था। रू ने उसे हाथ हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो तेज़ी से आया और उनके हाथ से सामान पकड़ने लगा। अरे नहीं हिसर भाई, मैं उठा लूँगी। आप बताएं कैसे हैं? आप और आपके घर में सब ठीक है? रू ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि उसके बात पे हिसर के साथ यारम के भी हाथ सुस्त हो गए थे। मेरे घर वाले? वो हैरानगी से बोला। हाँ हिजर, तुम्हारे घर वाले। यारम ने उसे आंख से इशारा किया। हाँ, मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक ठाक, सब एकदम फिट हैं। हिजर ने उसका इशारा समझते हुए कहा। डोंट टेल मी, अब इस लड़की के लिए हमें घर वाले भी पैदा करने होंगे। हिजर ने चलते हुए यारम के कान में कहा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हाँ ज़रूर। यारम एक आंख दबाते हुए मुस्कुराया। वाह, इस लड़की ने तो तुम्हें हंसना भी सिखा दिया। हिजर को खुशी हुई थी। लोगों से मांगना भी सिखा दिया है। यारम ने कुत्ते वाली टोकरी की तरफ इशारा किया। हिजर भी मुस्कुराया। सच कहते हैं, इस दुनिया में औरत से ज़्यादा चालाक और कोई नहीं। हिजर उसके साथ चलते हुए बोला। सच ही कहते होंगे, लेकिन मेरी रूह तो बहुत मासूम है। यारम के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अल्लाह तुम्हें खुशियाँ नसीब करे और तुम हमेशा ऐसे ही रहो, खुश और मुतमईन। हिजर ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा था। इस खुशगवार तब्दीली से उसे भी बहुत खुशी हुई थी। रू और शोनू को घर छोड़ने के बाद वो अपने ऑफिस आया था हिजर के साथ, और आते ही पहला थप्पड़ शारिफ के मुंह पे मारा था। ऑफिस का एक एक कोना चमका देने के बाद भी यहाँ पर बहुत गंद था शारम के हिसाब से। आधा घंटा है तुम्हारे पास, मुझे एक भी कोने में ज़रा सी भी धूल मट्टी नजर आई तो तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। शारम ने जाने से पहले उसे सिर्फ सफाई का काम सौंपा था, और अब ऑफिस की हालत देखकर शारम को ये अपनी गलती लग रही थी। हाय, कितने जोर से मारा सालिम ने। मुझे तो लगा था कि तुम डेविल सर का बायां बाजू हो, और तुम क्या निकले, ऑफिस के पियून। मासूमा ने अदास से कहते हुए कहका लगाया। अरे, ये सब कुछ तो यहाँ का कोई भी आदमी कर सकता है। मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को बता सकूँ कि शादी के बाद एक बहुत अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता हूँ। शारिफ ने मुस्कुराते हुए उससे आंख मारी। हाँ, तुम आशिक ही बनो, शोहर बनना तुम्हारे बस में नहीं। मासूमा ने फिर से तंज किया। वैसे भी आजकल के लड़के सिर्फ आशिकी ही कर सकते हैं। वो कहकर जाने लगी, जब शारिफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वही तो कह रहा हूँ, आशिकी तो सब कर लेते हैं, हम कुछ नया करेंगे। चलो शादी करते हैं। शारम को पता तक नहीं था कि शारिफ इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक कि शारिफ शारम से अपनी शादी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मासूमा थी जिसका कहना था वो सिर्फ दोस्त हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। देखो शारिफ, मैं तुम्हें पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं यहाँ अपने बाबा की मौत का बदला लेने आई हूँ, शादी ब्याह करने नहीं। इसलिए बार बार एक ही बात करके मुझे एम्बेरस मत करो। उसकी बात सुनकर शारिफ उदास हो गया, और उसकी उदासी मासूमा को भी अच्छी न लगी थी। देखो शारिफ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा मकसद कुछ और है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो उसके हाथ से अपना हाथ निकालती वहां से चली गई। इसका मतलब है मुझे डेविल से जल्द बात करनी होगी। वो शारिफ ही क्या, जिसे आसानी से समझ आ जाए। हाँ बोलो, क्या खबर है? इंस्पेक्टर सारिम अपने घर में बैठा फ़ोन पर बात कर रहा था। एहतियातन वो घर से बाहर निकल आया था, जहाँ उसकी बेटी बाहर खेल रही थी। उसे ही खबर दे दो, मुझे क्या मिलेगा? डार्लिंग, तुम चाहती क्या हो? जो चाहोगी वो मिलेगा मेरी जान। वो आवाज़ काफ़ी कम रख रहा था कि उसकी बेटी तक ना पहुँचे। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? ऊंची आवाज़ से बोलो ना। वो एक अदा से बोली थी। डार्लिंग, मैं काम कर रहा हूँ ना, तुम बोलो ना मेरी जान, क्या हुआ है? वो इल्तिजा कर रहा था, जबकि सारा ध्यान अंदर था।
अगर उर्वा सुन लेती तो अच्छा खासा हंगामा होता। पहले कहो यू लव मी। वो शायद उसकी बेबसी को एंजॉय कर रही थी। ऑफ कोर्स आई लव यू। तुम्हारे लिए इतना कुछ सोच रहा हूँ मैं। मैंने फैसला कर लिया है, ये डेविल का केस हल होते ही मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बहुत सारी मदद करनी होगी। उसके लहजे में सिर्फ सच्चाई थी, जिस पर मासूमा दिलो जान से मान ले आई थी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है सारिम, और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अच्छा सुनो मेरी बात। खबर ये है कि विक्रम दादा इंडिया से मंडे को दुबई आ रहा है। डेविल ने उसे यहाँ बुलाया है, कोई राशिद केस के सिलसिले में। वो लोग कोर्ट में बात करते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं। मासूमा ने उलझते हुए कहा, क्योंकि वो राशिद केस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। क्या मतलब है? तुम्हारा डेविल वापस आ गया है दुबई? सारिम परेशान हुआ था। हाँ डेविल सर आज ही वापस आए हैं। देखो मासूमा, उसकी नज़र से बचकर रहना। वो तुम्हें देखकर ही सब जान लेगा। वो बहुत चालाक है, चील की नज़र रखता है। तुम्हें होशियार रहना होगा। अब तुम जाओ, उन लोगों के पास मैं फ़ोन रखता हूँ। उसे सामने सुरवा को आते हुए देखकर कहा, देख रही हूँ मैं आपको। आजकल ऑफिस का काम घर पे उठा लाते हैं। हम दोनों की तो परवाह ही नहीं है आपको। वो रूठे हुए अंदाज से बोली। तो सारे मुस्कुराया। तो क्या करूँ जाने मन, तुम्हें देखे बिना मेरा गुजारा ही नहीं। इसीलिए तो ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम दोनों नहीं बल्कि तीनों के साथ गुजार सकूं। उससे मोहब्बत से उर्वा के भरे हुए वजूद को देखा, जहाँ से 2 महीनों के बाद उसका दूसरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, लेकिन मुझे ये लड़की मासूमा कुछ चालाक लगती है। मुझे लग रहा है ये बीच में कोई गड़बड़ कर रही है हमसे छुपकर। एसआई ने उसे काम की तफसील बताते हुए मासूमा के बारे में बताया, जबकि उसकी बात सुनने के बाद शारिफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा था। क्यों भाई, मासूमा पे शक क्यों है? मुझ पर नहीं है। कल ये कह देना कि मैं भी गद्दारी कर रहा हूँ डेविल के साथ। शार्फ तो भड़क ही उठा था। शार्फ, आराम से, वो बात कर रहा है ना। यारम को उसका इस तरह से बीच में बोलना बिल्कुल पसंद न आया था। ये मासूमा पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। जिस दिन से वो यहाँ आई है ऐसी ही बकवास किए जा रहा है। आखिर मसला क्या है इसे? मुझे समझ नहीं आता। हर बात में कहीं ना कहीं इसने मासूमा का जिक्र करना ज़रूरी होता है। शारिफ गुस्से से हिस्से की तरफ देखते हुए बोला, देखो शार्फ, बेकार में मेरे साथ बहस मत करो, वो भी उस लड़की के लिए। इसे को भी अच्छा खासा गुस्सा आ गया। बस, बहुत हो गया। क्या पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हो? तुम लोग आराम से बैठ जाओ। शारम के गुस्से से कहने पर दोनों बैठ गए। आज के बाद किसी तीसरे की वजह से मैंने तुम दोनों को लड़ते हुए देखा तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे लिए क्या हो। और वो लैला कहाँ है? छोड़ तो नहीं गई हमें? डेविल ने कहा। क्यों, तुम उसे मिस कर रहे हो? ईसा ने शरारतन कहा था। नहीं, अगर छोड़कर चली गई है तो दूसरी हैकर ढूंढने में वक्त लगेगा, हाथ से एनर्जी वेस्ट होगी, और ऊपर से पार्टी भी तो करनी होगी भला टलने की खुशी में। यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला था, जबकि उसकी बात मुकम्मल होने के बाद इज़र और शारफ का कहका बेहास सा था, क्योंकि बाहर से टक टक की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी, और ये आवाज़ लैला की हाई हील्स की थी। यानी कि हमारे नसीब में पार्टीज नहीं लिखी है। मजाक का वक्त ख़त्म हो चुका है, जाओ अपने काम पर लग जाओ। शारम ने फ़ोन निकालते हुए कहा और रू का नंबर डायल करने लगा। विक्रम दादा की खातिर तवाज़ा में कोई कमी ना रहे, उससे चाहते हुए शारफ और हिजर से कहा था। शारम रात को घर आया तो देखकर रू सो रही है। वो सफ़र से काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। वो उसे जगाए बगैर ही उससे करीब आया, लेकिन अपने बेड पे शोनू को देखकर झटका। अब क्या एक कुत्ता डॉन के बेड पे सोएगा? उसका दिल चाहा एक गोली मार के अभी ये किस्सा ही तमाम कर दे, लेकिन फिलहाल ये उसके बस में नहीं था। उससे गर्दन से कुत्ते का पट्टा पकड़ा और ऊपर की तरफ लटका लिया। कुत्ता उसकी तरफ लपक कर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, साथ में दबी दबी चीखें भी निकल रही थी, जिसकी वजह से रू मैडम की आंख खुल गई। रू, ये कुत्ता मेरे बेड पे क्या कर रहा है? सख्ती से बोला, जबकि हाथ अभी तक हवा में लटक रहा था कुत्ते समेत। ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम शोनू है। रू ने याद दिलाते हुए जल्दी से लपक कर कुत्ते को पकड़ना चाहा, जबकि यारम ने फेंकने वाले अंदाज में कुत्ते को उसकी गोद में डाला। मेरा प्यारा शोनू, चोट तो नहीं लगी? रू शोनू को टिटोलते हुए बोली। नहीं लगी उसे चोट, वो चिल्लाया था। रू, अभी के अभी इस कुत्ते को निकालो मेरे कमरे से बाहर। ठीक है, जा रहे हैं हम, रू ने उठते हुए कहा, जब शारम ने उसका हाथ पकड़ लिया। रू, तुम कहाँ जा रही हो? दूसरे कमरे में जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? मतलब
अब तुम इस कुत्ते के लिए कमरा छोड़ दोगी। यारम को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। तो उसे अकेले दूसरे कमरे में डर लगेगा ना? रू ने मुंह बनाकर कहा। रू, ये एक कुत्ता है और इसे बाहर निकलते हुए डर नहीं लगेगा। इसे बाहर करो इस कमरे से, और खबरदार जो तुम इस कमरे से बाहर निकल गई, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। फिलहाल उसे शोनू से ज्यादा रू पे गुस्सा आ रहा था, जो एक कुत्ते के लिए उसे छोड़कर जा रही थी। बाहर करो इसे, बल्कि मैं खुद करता हूँ। ये कहते ही यारम आगे बढ़ा और उसका पट्टा पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया। रू भी उठकर बाहर जाने लगी। रू, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आई? कुछ ज्यादा ही सच चढ़ा लिया है मैंने तुम्हें। अब उसे सचमुच में उस पर गुस्सा आ गया था। यारम, मैं तो आपके लिए खाना लाने जा रही हूँ। रू उसे गुस्से में देखकर वाकई घबरा गई थी। शुक्र है, शोनू के अलावा शोहर का भी ख्याल आया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुमने खाना क्यों बनाया? हम बाहर चलकर कुछ खा लेते। इतनी थकावट होती है सफ़र से। यारम समझ चुका था कि वो उसके गुस्से की वजह से इतनी कम आवाज़ में बात कर रही है। आज वो बिल्कुल उसी दिन की तरह से बात कर रही थी जब यारम ने पहली बार उसे थप्पड़ मारे थे। जहाज़ के हम अपने सर पर उठा के लाई थी जो थक गई होंगी। वो फौरन ही अपने पुराने लहजे में बोली। उसका ये प्यारा सा अंदाज यारम की जान था। और वो पहले दिन की तरह एक दबू सी महरूमियों का शिकार एक डरी सहमी लड़की नहीं थी। बाकी लोगों से वो आज भी उसी तरह से घबराती थी, लेकिन अब यारम का उसे कोई डर नहीं था। वो जानती थी ये शख्स उससे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे यकीन था ये शख्स उससे कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। यही वजह थी कि वो उससे नहीं डरती थी, जबकि उसे सिर्फ उसी से डरना चाहिए था। तुम्हारे इस कुत्ते ने क्या खाया? यारम ने खाना खाते हुए पूछा। अब यारम माने ना माने, रू के लिए वो इस घर का हिस्सा था। मैंने इसको सेब खिलाया था और थोड़ा खाना भी। रू, तुमने कुत्ते को सेब खिलाया? शाहरम के लिए ये आज के दिन का दूसरा झटका था। पहला झटका उसे अपना ऑफिस देख कर लगा था, जिसका निशान अब तक शाहरफ के मुंह पर मौजूद था। और दूसरा झटका, रू ने एक ऑस्ट्रेलियन कुत्ते को सेब खिलाए थे। लेकिन इस बात से यारम के गाल के डिंपल नुमाया हुए थे। अच्छा है, इस कुत्ते से जल्दी जान छूट जाएगी। क्यों यारम, कुत्ते को सेब नहीं खिलाने चाहिए? रू ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं रू, ये ऑस्ट्रेलियन कुत्ता है और इसकी अलग खुराक है। मैं बिल्डिंग के सर्वेंट्स को कहूँगा, वो तुम्हें ला देगा। और अगर आप भूल गए तो मैं खुद आंटी से कहूँगी। ये जो हमारी पड़ोस में नहीं होती, वो कहती थी कुछ भी हो मुझे बताना। आप ऐसा करें, पैसे मुझे दे दें। और सिर्फ शोनू के खुराक की चीज़ें नहीं, हमारे लिए भी कुछ ताज़ा सब्जियां मंगवानी है। रू ने कहा तो यारम ने उसे अपने वॉलेट से पैसे धर्म की सूरत में निकाल कर दिए। ये कितने पैसे हैं? रू ने नोटों को देखते हुए पूछा। ये 500 दिरहम है, शारम ने बताया। यारो, सिर्फ 500 रुपये से क्या आएगा? रू ने अजीब से अंदाज से पूछा। रू मेरी जान, लोग इससे पूरे महीने की चीज़ें ले आते हैं, मगर तुम और रख लो। यारम ने हंसते हुए अपना वॉलेट निकाला और 500 धर्म निकाल कर दिए। इनमें तो आ जाएगा ना? शारम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, शायद। रू को अब भी यकीन नहीं था कि 1000 रुपये में उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये मुमकिन नहीं है सारिम, मैं ये नहीं कर सकती। लैला को डेविल ने अपने घर आने से मना किया हुआ है, और अगर लैला वहाँ नहीं जाएगी तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो वो सब वैसे भी किसी खाते में नहीं लेते। यहाँ पर भी सिर्फ शारिफ की वजह से टिकी हुई हूँ, वरना उन लोगों को मुझे अपने साथ रखने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ तक कि मेरे सामने कोई बात नहीं करते, और ना ही मुझे करने को कोई काम दिया है। वो हिजर तो हर वक्त डेविल के कान भरता रहता है मेरे खिलाफ। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ट्राई तो करो मासूमा, यार तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। और यहाँ मैं इस केस के बाद अपनी सारी फैमिली छोड़ने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। याद रखना मासूमा, अगर आज तुमने मेरा काम नहीं किया तो आइंदा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। सारिम का लहजा अब जज्बात से आ रही था। लेकिन सारिम, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं उसे नहीं ला सकती बाहर। मासूमा उदासी से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना था। तो मैं ये समझूं कि हम आखिरी बार बात कर रहे हैं मासूमा? सारिम ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगी, मासूमा ने हार मानते हुए कहा था। मुझे यकीन है तुम ये कर लोगी। सारिम फोन बंद करके दिल खोल कर हंसा था। उसे यकीन था कि मासूमा उसका काम ज़रूर करेगी। वो डेविल के घर नहीं जा सकता था, क्योंकि सवाल उसकी छोटी सी मासूम बच्ची का था, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। डेविल ने कहा था कि अगर सारिम उसकी फैमिली तक जाएगा तो वो भी पीछे नहीं हटेगा।
वरना किसी की फैमिली तक जाना डेविल के असूलों के खिलाफ था। यारम पिछले 5 मिनट से दरवाजे पे खड़ा रू का इंतज़ार कर रहा था। जब तक रू उसके माथे पर अपनी मासूम मोहब्बत का बोझा ना दे दे, यारम का दिन नहीं गुजरता था। जबकि रू अभी तक अपने शोनू को खाना खिलाने में मसरूफ़ थी। रू जल्दी करो, मुझे जाना है। यारम ने दांत पीस कर आवाज़ दी। जी, 1 मिनट में हाथ धोकर आई। तो रू जल्दी से बेडरूम में जाने लगी और अगले 1 मिनट में हाथ धोकर आई, जिनसे वो बड़े प्यार से अपने शोनू की पीठ सहला रही थी। फिर रोज़ की तरह यारम ने झुककर उससे अपना हक वसूल किया। रू, उस कुत्ते के साथ ना चहकी रहा करो हर वक्त। रू बिना दरवाज़ा बंद किए वापस सोनू की तरफ जाने लगी तो यारम टोके बिना न रह सका। यारम, उसे आए हुए अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है और आप इस तरह से कह रहे हैं। रात को भी आपने उस मासूम के साथ कितना बुरा सलूक किया। अगर आपने दोबारा उसके साथ ऐसा किया तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। रू ने मुंह बनाकर धमकी दी, जो यारम को बिल्कुल पसंद ना आई। उस 2 टके के कुत्ते के लिए तुम मुझसे बात नहीं करोगी। यारम को अच्छा खासा गुस्सा आया था इस बात पर। वो कुत्ता नहीं है, मेरा शोनू है। वो फिर से मुंह बनाकर बोली। और तुम मेरी हो। यारम ने उसके फूले हुए काल को देखते हुए कहा। नहीं हूं मैं आपकी, और ना ही मुझे आपकी बनना है। वो लाड से बोली थी। काल अब भी फूले हुए थे, लेकिन अगले ही लम्हे रूह के बाल यारम के हाथ में थे। क्या कहा तुमने? मेरी नहीं हो तुम? हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, मेरी हो तुम। तुम होती कौन हो? मेरी ना होने वाली। तुम मेरी हो और आखिरी सांस तक मेरी रहोगी। यारम का गुस्सा हद से बढ़ चुका था। यारम, क्या कर रहे हैं आप? बाल छोड़े मेरे। दर्द की शिद्दत से रूह की आंखों से आंसू निकलने लगे। किसकी हो तुम? यारम का इरादा सारे हिसाब बेबाक करने का था। आपकी हूँ, छोड़े। रूह बामुश्किल बोल पाई थी। शाबाश, आइंदा ऐसा मत बोलना। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसका माथा चूमकर कहा और बाहर निकल गया। क्या क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं ला देता हूँ। या तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ ले देता हूँ। शारिफ ने ऑफर करते हुए कहा, जब वो लैला से शॉपिंग की बात कर रही थी। हाँ, तुम इसी के साथ चली जाओ। मेरा कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है। मेरा मूड बहुत खराब है। लैला ने नखरे दिखाते हुए कहा। लैला, इसे फैशन के बारे में क्या पता? मैं आजकल की कुछ चीज़ें लेना चाहती हूँ। अब तुमसे बेहतर फैशन को कौन फॉलो करता है? मासूमा ने उसे अहमियत देते हुए कहा, जिस पर वो इतराई थी। हाँ, ठीक कहती हो तुम। फैशन को मुझसे बेहतर कौन जानता है? ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो एहसान करने वाले अंदाज में बोली, जबकि शारिफ ने मुंह लटकाया था। यार, वो मासूमा को शॉपिंग करनी है। आज कोई खास काम नहीं है तो क्या मैं और वो शॉपिंग पर जाएं? हॉस्पिटल वाले दिन के बाद वो कम ही यारम से मुखातिब होती थी। आज काफ़ी दिनों के बाद वो उसके ऑफिस में भी आई थी। उसके लिए काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए है। यारम ने बात खत्म करते हुए कहा। हम जल्दी आ जाएंगे, मैं अपने सारे काम खत्म कर चुकी हूँ। बस जस्टिस अहमद के बेटे का अकाउंट हैक करना रह गया है, वो मैं वापस आके करूँगी। मुझे रिफ्रेशमेंट भी चाहिए। लैला ने कहा तो यारम ने उसे जाने की इजाज़त दी थी। ठीक है, लेकिन मुझे अहमद के बेटे का अकाउंट जल्द अज जल्द चाहिए। यारम ने उसे देखते हुए कहा तो उससे गर्दन हाँ में हिलाई। मैं आते ही काम शुरू कर दूंगी। ये काम जस्टिस अहमद के बेटे ने नहीं किया। उसने अपने आप पर इल्ज़ाम लिया है ताकि उसका दोस्त बच सके। केसर ने कंप्यूटर पर देखते हुए शारिफ को बताया, जो कब से कभी उसे और कभी स्क्रीन को घूर रहा था। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? वो जो कब से ज़रूरी काम देख रहा था, शारिफ की बात पर उसे देखने लगा। यकीनन वो कल वाली बहस अभी तक भूला नहीं था। नहीं, मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं समझता, बल्कि स्मार्ट हूँ। केसर ने तेवरी चढ़ाकर कहा और नजरें फिर से कंप्यूटर पर जमा ली। अगर इतने ही स्मार्ट हो तो बताओ, एक दीवार को एक मजदूर 10 दिन में बनाता है, उसी दीवार को 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? उसके बेफजूल और काम से हटकर सवाल पर हिसन ने उसको घूर कर देखा था। फिर भी अपनी स्मार्टनेस बताने के लिए उसे इस सवाल का जवाब तो देना ही था। एक दिन में, हिसन ने जवाब दिया और एक बार फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगा। इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हो तुम। अगर वो दीवार पहले से ही बनी हुई है तो 10 मजदूर उसे वापस बनाएंगे ही क्यों? शार्प उसे जुबान दिखाता बाहर निकल गया था, जबकि हिस्सा करता नफे में हिला था। एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। हिस्सा अक्सर शारिफ की बचकाना बातों को ऐसे ही नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन शारिफ बदला ज़रूर लेता था उससे। हिस्सर के लिए यही सब लोग उसकी फैमिली थे। शारम, शार्फ, लैला। हाँ, लैला, जिससे वो बहुत प्यार करता था। लैला, क्यों ना हम उसे भी अपने साथ ले चले?
मासूमा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। किसे? लैला ने सोचा शायद वो शारिफ का नाम लेगी। अरे वो डेविल सर की बीवी को, और किसे? आखिर उससे भी तो पता चले कि तुम उससे बेहतर हो। मेरा मतलब है वो अपने आप को शायद दुनिया की सबसे हसीन लड़की समझ रही होगी क्योंकि डॉन ने उससे शादी कर ली, जबकि इस बात में तो कोई शक नहीं कि वो तुमसे ज़्यादा हसीन नहीं है। क्या प्लान कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं रही? क्या समझती हो तुम मुझे? लैला ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा जहाँ एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। तुम मुझे जलील करवाना चाहती हो उस लड़की के सामने, ताकि बार बार वो मुझे ये कहे कि डेविल उसका है और मैं उस लड़की से चलूं। लैला ने कहा तो मासूमा की उड़ी रंग का एकदम ही लौट आई। शुक्र है वो नहीं समझी थी कि मासूमा आखिर क्या कर रही थी। हरगिज नहीं, मैं बस उस लड़की पर यह जाहिर करना चाहती हूँ कि वो डेविल सर के लायक नहीं है। डेविल सर का जोड़ तुमसे बनता है। मेरा मतलब है वो खुद कितने हसीन है, उनकी जोड़ी तुम्हारे साथ अच्छी लगती है, उस रूह के साथ नहीं। मेरा ख्याल है हमें उस लड़की को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए। वैसे ख्याल बुरा नहीं है। लैला ने उसकी बात काटते हुए कहा तो वो मुस्कुराई। डेविल सर से तो इजाज़त लेनी पड़ेगी। मासूमा ने कहा नहीं, उसे मैं संभाल लूंगी। पहले हम इसे संभालते हैं। लैला ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, जबकि मासूमा अब चोरी चोरी सारिम को मैसेज करने में मसरूफ हो चुकी थी। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? यारम ने अपने काम निपटाकर उससे फ़ोन किया था। शोनू के साथ नहीं हूँ, अंदर हूँ मैं। वो बाहर सोफे पर बैठा टीवी देख रहा है। रू ने जवाब दिया, जबकि आवाज़ बहुत ही कम थी। शायद वो अभी तक सुबह वाले रवैये से डरी हुई थी। कुत्ता टीवी देख रहा है, वो भी सोफे पे बैठकर। हमारे घर का कुत्ता भी नवाब है। शारम ने आ भरकर कहा। यकीनन वो उससे नाराज थी। सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसका नाराज होना बनता था। शारम खुद भी नहीं जानता था बेख्तियारी में वो क्या कर गया था। अच्छा, आज खाना मत बनाना, हम बाहर डिनर करेंगे। शारम ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा। ठीक है। वो थोड़ी सी आवाज़ में मिनमनाई। वो जब भी उसे अपने करीब करने के बारे में सोचता है, अपने साथ रखने के बारे में सोचता है, ना जाने क्यों रूह उससे डर जाती है। वो तो बस उससे अपनी मोहब्बत दिखा रहा था। वो तो बस उसे ये बताना चाहता था कि वो उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। उसे तो खुद भी पता नहीं चला कि कब वो उस पर इतनी सख्ती कर गया। अच्छा, रेड ड्रेस पहनना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। डिनर करने के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। ठीक है। इस बार आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा थी। नाराज़ हो मुझसे? इस बार यारम की आवाज़ भी काफ़ी कम थी। नहीं, आप नाराज़ हैं? रूह ने सवाल किया। ऐसा कभी मुमकिन है? वो उल्टा उसी से पूछने लगा। अगर जिस्म से रूह निकल जाए ना रूह, तो जिस्म बेजान हो जाता है। अगर मैं तुमसे रूठ गया तो मैं बेजान हो जाऊंगा, और मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी भी जान नहीं होने दोगी। तैयार है ना? वो कहकर फ़ोन बंद करने लगा जब रूह फिर से बोली, क्या शोनू भी हमारे साथ जाएगा? ये रोमांटिक डेट है मेरी जान, हम शोनू को अगली बार साथ ले चलेंगे। इससे पहले कि रूह कुछ और कहती, शारम फ़ोन बंद कर चुका था। अब मेरे रोमांस में भी टांग अड़ाएगा ये कुत्ता। शारम ने चलकर सोचा, कल विक्रम दादा ने आना था। उसके बाद वो जानता था वो कितना मसरूफ रहेगा। वो अभी फ़ोन रख के बाहर आई थी जब दरवाज़ा बजा। रोज़ की आंटी होंगी। रोज़ सोचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा खोलकर देखा लैला और मासूमा खड़ी थी। शारम के डांटने के बावजूद भी पूछकर दरवाज़ा खोलने की आदत से अभी नहीं पड़ी थी। हम शॉपिंग पर जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले चलें। बोर हो जाती होगी सारा दिन यहाँ रहते रहते। चलो हम इंजॉय करेंगे। मासूमा ने उसे मुस्कुराकर कहा, जबकि लैला ने उसे देखने की भी सहमत न की। मेरे पास तो ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, मैं क्या शॉपिंग करूँगी? हाँ, शोनू के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। उसने अपने पीछे कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बड़ी मासूमियत से सोफे पर लेटा टीवी पर नजर जमाए देख रहा था। ये कुत्ता किसका है? डेविल को तो कुत्तों से नफरत है। तुम्हें अंदाजा भी है, अगर उसने इस कुत्ते को यहाँ पर देख लिया तो इसका और तुम्हारा क्या हाल करेगा? लैला ने कुत्ते की तरफ देखते हुए उसे डराना चाहा। क्या हाल करेंगे? उन्होंने ही तो लेकर दिया है। रू ने उसके सर पर धमाका किया। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कुत्ता डेविल लेके आया है? ये हो ही नहीं सकता। उसे कुत्तों से नफरत है। वो कभी जिंदगी में ऐसे जानवर को अपने घर में नहीं घुसने देगा। लैला अभी भी शौक में थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुत्ता उन्होंने खुद मुझे खरीद कर दिया है, वो भी आइसलैंड से। उसे लैला की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसे तफसील बताने लगी, लेकिन तफसील सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि मासूमा को कब से सारम के मैसेजेस आ रहे थे कि वो शॉपिंग मॉल पहुंच चुका है। बस ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे।
तुम डॉगी ले चलो, बाहर चलते हैं। मासूमा ने जल्दी से कहा। लेकिन मैंने यारम से नहीं पूछा। हम सर को रास्ते में बता देंगे, बस तुम जल्दी चलो। अगर ये दोनों यारम के साथ काम करने वाली जगह पर ना होती तो वो कभी उनके साथ नहीं जाती, लेकिन ये यारम के साथ काम करती हैं तो यकीनन वो उससे बताकर यहाँ आई होंगी। उससे लेने यही सोचते हुए उससे अबाया पहना, यारम के दिए हुए पैसे उठाए और सोनू की रस्सी पकड़कर चल दी।